नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बंगाल की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या ममता बनर्जी के अटूट माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान सेंध लगने वाली। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की जनता यूनियन पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया। तो क्या बंगाल में सियासी मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी का नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोटों की जंग भी शुरू हो चुकी? क्या बिहार की तरह बंगाल में भी ओवैसी फैक्टर खेला कर देगा? क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे या फिर बंगाल की करीब 85 मुस्लिम बाहुल सीटों पर किंग मेकर बनकर उभरेंगे? अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर का यह नया मुस्लिम मोर्चा ममता के 30% मुस्लिम वोट बैंक में जरा भी सेंध लगाता है तो उसका सीधा फायदा किसे होने जा रहा है? क्या ममता का किला दरकने वाला है या फिर यह सिर्फ सियासी शोर है और चुनाव के अंत तक यह शोर साबित होगा? इन सारे सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी। यहाँ पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सब बीजेपी फंडिंग है। ओवैसी किसी मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई की तरह है भाजपा के साथ। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बंगाल के सियासी संग्राम में दो हाथ करने का ऐलान किया। सियासी पारा चढ़ गया, जुबानी जंग तेज हो गई और ओवैसी TMC से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर आ गए। अब देखो 2-0 से क्या होता है, ये पहले करना चाहिए था। खाली उतना नहीं, और भी जो पार्टी है उसको ले लो साथ में, दम दिखाओ। उन किससे अलायंस कर रहे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बीजेपी के साथ TMC का लड़ाई। ओवैसी किसी मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई की तरह है भाजपा के साथ। जाने अनजाने वो वही करते हैं जिससे भाजपा का राजनीतिक लाभ हो। हुमायूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुमायूं कबीर का भी कुछ नहीं है, AIMIM का कुछ नहीं है। 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0। पहले से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के बाद मुस्लिमों की असली रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी बंगाल के सियासी अखाड़े में जरूर कूदेंगे। और अब ओवैसी ने बंगाल में नई बाबरी बनवा रहे हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल की 182 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हुमायूं कबीर ने तो 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देने का ऐलान किया है। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिशों में पहले से जुटे हैं। और अब ओवैसी ने सीधे ममता बनर्जी को टारगेट किया और कहा कि दीदी की पार्टी बंगाल के 30% मुसलमानों का वोट तो ले लेती है, लेकिन उनका हक और भागीदारी नहीं देती। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहां पर 3 मरतबा की वजीर आला है मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहां पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहां पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुजुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ओवैसी के ऐलान ने TMC की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ओवैसी और हुमायूं कबीर की कोशिश ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है। लगभग 30% मुस्लिम वोट बैंक है और 30% मुस्लिम वोट बैंक को कैसा भी हम लोग हासिल करना, एक बहुत बड़ा प्लान ओवैसी ने किया है। भले ही तुम कितनी भी क्यों ना ताकत लगा लो बंगाल में, क्योंकि बंगाल का हिंदू आज जान चुका है अगर हमें बंगाल में रहना है तो हमें भगवा सरकार को ही जिताना है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को ममता बनर्जी अपने वोट बैंक का बढ़ाने के चक्कर में पूरे बंगाल को सर्वनाश कर रही है।
2025 के बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वैसी फैक्टर देखने को मिला। AIMIM ने भले ही 5 सीटें जीती, लेकिन महागठबंधन को नुकसान पहुंचा दिया। कम से कम 9 सीटें ऐसी थी जहां AIMIM को मिले वोट महागठबंधन की हार के अंतर से ज्यादा थे। हालांकि बंगाल में ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस अब तक खराब ही रही है। AIMIM ने 2021 विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन खाता नहीं खुला और उसे 0.2% वोट ही मिले थे। वहीं 2021 के बंगाल चुनाव में करीब 75% मुस्लिम वोटर्स ने TMC को वोट दिया था और मुस्लिम बहुल 85 सीटों में से 75 सीटें TMC के खाते में गई थी। टोटल 213 सीटें जीतने वाली TMC का वोट शेयर 48.5% था। वहीं 77 सीटों पर कमल खिलाने वाली बीजेपी का वोट शेयर 38.5% था। तब TMC और बीजेपी के वोट शेयर में 10% का फासला था। ऐसे में अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई तो बंगाल में बाजी पलट सकती है। लेकिन TMC और विपक्ष के नेता हुमायूं कबीर को बंगाल में कोई नया फैक्टर नहीं मान रहे और उन्हें बीजेपी का सियासी मोहरा बता रहे हैं। कोई बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कम्युनल पार्टी, वो एक कम्युनल पार्टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान के साथ हैं, 24/7 सारा साल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है। कि जब भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है, उनके स्पीड डायल पे MIM है और MIM को न्योता देती हैं कि प्लीज आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होइए और हमारा फायदा पहुंचाइए, इसलिए वहाँ पे पहुंच रहे हैं। TMC से लेकर दूसरी विरोधी पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का आरोप लगा रही, तो दूसरी ओर बंगाल की बाजी जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद PM मोदी 10-12 रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। बंगाल में बीजेपी और TMC के बीच कांटे की टक्कर का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर ओवैसी ने बिहार की तरह यहाँ भी खेला कर दिया तो ममता की सत्ता डगमगा जाएगी। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बंगाल में अब मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की नई जंग भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, डिबेट में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों का सियासी समीकरण समझा देता हूं। कितने प्रतिशत कौन। वहां पर पश्चिम बंगाल में जो 2011 का सेंसस है उसके मुताबिक तकरीबन 70% हिंदू वोटर्स हैं। इसके अलावा अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो 25 से 28% मुस्लिम वोटर्स पश्चिम बंगाल में माने जाते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC को 35 से 40% मुस्लिम वोटों के मिलने का आकलन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का 50 से 55% मिल गया। मुस्लिम वोटर्स TMC को एक तरफा पड़ गए, तो मतलब तकरीबन 80% तक मुस्लिम वोटर्स TMC के साथ थे और बीजेपी को महज 7 से 8% मिले। तो जो 75 से 80% वोटर्स पिछली बार TMC को एक मुश्त मिलते हुए दिख रहे थे विधानसभा चुनाव में, इस बार सेंधमारी की कोशिश दरअसल उसमें की जा रही है। और यहां सेंधमारी अगर हो गई, जिस तरह से जन उन्नयन पार्टी की कोशिश और AIMIM की पार्टी की कोशिश है, तो क्या ममता दीदी अपना किला बचा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करा दे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जुड़ गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए, जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ गए, TMC समर्थक हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए। हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बादल देवनाथ जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये जो डीओ, मतलब कि जन उन्नयन पार्टी और AIMIM का डीओ है, कहा जा रहा है ये ट्रायो भी हो सकता है अगर अब्बास पीरजादा जुड़ जाए, तो ये डीओ या ट्रायो सीधे तौर पर आपके वोट बैंक पर निशाना करेगा। ये क्या आप लोगों के लिए एक बड़ा थ्रेट है? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित तो यही मानकर चल रहे हैं कि ये जो थर्ड फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है, ये सीधे तौर पर TMC को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। कौन पॉलिटिकल पार्टी, कौन पंडित, कौन की क्या सोच रहा है? बंगाल के लोग ये नहीं सोच रहा है। बंगाल के लोग ये सोच रहा है ममता दीदी कब मुख्यमंत्री बनेगी 2026 में, और दीदी का जो 94 स्कीम के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई 10.5 करोड़ लोगों को जो सुविधा मिला है, वही बंगाल में सब लोग सोच रहा है।
और सबसे बड़ा यहाँ पर लोग जो सोच रहा है, आप नेशनल चैनल पर हिंदू मुस्लिम कर दिया, लेकिन बंगाल में कोई हिंदू मुस्लिम चर्चा नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोग जो सोच रहा है, जे बंगाल में जो एसआईआर का चक्कर में, एसआईआर के आतंक में 100 के ऊपर लोग जो मर गए और एसआईआर का चक्कर में 68 लाख लोगों को नाम जो नहीं है, डिलीट है, अमीमांसित है, और यहाँ पर चर्चा हो रहा है गैस के माध्यम से, और बीजेपी यहाँ पर घर घर में आग लगा, लेकिन बादल देवनाथ जी, ये सब चर्चा चल रहा है। बादल देवनाथ जी, लेकिन ओवैसी साहब या फिर हुमायूं कबीर जो आप लोगों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब तक ममता दीदी सिर्फ वोट लेती आई हैं, उन्होंने मजलिस के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और इस बार इसीलिए मुस्लिमों के बीच एक ऐसी क्रांति आएगी जो सीधे तौर पर एंटी टीएमसी होने वाली है। जिसका नाम ले रहा है उसका नाम मैं नहीं लूंगा, जिसका नंबर नहीं है, आप नंबर दे रहा है, नंबर दीजिए, लेकिन बंगाल में आप घर घर में आइए, आपको मैं खुद घुमाऊंगा मुस्लिम इलाका में, जहां पर मुस्लिम लोग मुस्लिम आबादी है, वहां पर आपको लेके जाऊंगा। दीदी का जो 94 स्कीम का जो सुविधा, उसमें स्टेरिंग कार्ड, लक्ष्मी भंडार, साथी कार्ड, सारी सुविधा, जन्म से मृत्यु तक, शादी का पैसा, सारी सुविधा यहाँ पर बंगाल के लोगों को मिल रहा है। और जो मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग और पुरोहित, यहाँ पर सबको सुविधा मिल रहा है, सबको तनख्वाह मिलता है, और शमशान में जाएगा तो वहां पर भी यही तो समस्या है ना सर। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से एक मोर्चा खोलती है और ये कहती है कि आप लोग एंटी हिंदू पार्टी हैं, घुसपैठियों को बसा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिसको अपना वोट बैंक समझते हैं, आज उस पर भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। एक मिनट अवधेश सर, ठीक है, बादल दादा आ रहा हूं फिर से आपके पास। अवधेश सर, ये टीएमसी के समर्थक बादल देवनाथ जी जिस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, बात क्या उतनी सीधी है, या फिर हुमायूं कबीर और ओवैसी का एक साथ आना, अब्बास पीरजादा आने वाले समय में साथ आ सकते हैं, ये वाकई में टीएमसी के लिए कोई चिंता का सबब हो सकता है? देखिए, इसका 3 पहलू से आप विश्लेषण कर सकते हैं जी। पहला कि अभी तक ओवैसी की पार्टी ने वहां कोई प्रभाव नहीं डाला, फुरफुरा शरीफ पिछली बार थे, उसने भी नहीं डाला, मुसलमान जो है भाजपा को हराने के लिए अभी तक तृणमूल के साथ जाते रहे हैं। तो आमतौर पर धारणा है जो बादल देवनाथ कर रहे हैं कि भैया इस बार भी वही होगा। दूसरा, आप ही ने कहा कि जो 85 है सीटें, उनमें 75 तो इनके पास है, लेकिन जब आप लोकसभा चुनाव की ओर जाते हैं ना, तो आंकड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। मैंने 85 का तो नहीं, लेकिन 74 सीट जो है, जो 40 से 90% वाले हैं, उनका मैंने एक विश्लेषण किया है, और उस विश्लेषण का जो निष्कर्ष है वो वही नहीं है जो कि आपको बताया जा रहा है। 74 में से 54 सीट पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। जरा ध्यान से सुनिए, इसमें भाजपा 8 सीट पर आगे है, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है, और माकपा 1 सीट पर आगे है। तो लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर आप देखते हैं तो खासकर 2 जिला जो मुर्शिदाबाद और मालदा है, जहां हुमायूं कबीर का प्रभाव है, तो वहां का परिणाम बाकी जो राज्य के परिणाम थे उससे अलग आगे दिखा है जी। और जो मालदा की 8 मुस्लिम बहुल सीट है, उसमें से 6 पर उस समय कांग्रेस आगे रही थी और बीजेपी 2 पर रही थी। मैं सीट का नाम भी बता देता हूं। तो अब ये जो मुस्लिम बहुल मैं बता रहा हूं, यहां 48 से 46% के आसपास मुस्लिम वोट है जी। बीजेपी को यहां 25.99% वोट मिला है, और वामपंथी दल और कांग्रेस को 21.6% मिला है। तो ऐसे कई सीटों की हम आपको बता सकते हैं। अब ये जो तो सर एक लाइन में सर्टिफाई करके बताइए ना कि ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? ममता बनर्जी ने यही तो बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव जब आप देखते हो, वही तो मैंने बताया, तो वो जो विधानसभा का परिणाम था वो इसमें नहीं था जी। यही तो आंकड़े हमने दिया है कि उसमें से 54 सीटों पर बीजेपी केवल आगे है। हो सकता है कि ना समझ पा रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस थोड़ा अज्ञानतावश ना समझ पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप एक लाइन में सीधा बताइए ना, विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए ये ड्यूओ या ये जो ट्रायो बनता दिख रहा है, ये कितना बड़ा थ्रेट है? मैं कह रहा हूं साफ शब्दों में बताइए। आपने आंकड़े रखे, वो बहुत अच्छा लगा। नहीं, बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने आंकड़े रखे हैं कि जब उस परिणाम को आप देखते हैं तो मुस्लिम वोट का ट्रेंड थोड़ा बदलता हुआ भी दिखा है। और जो इस समय देश का ट्रेंड है कि अगर मुसलमान 100 सीटों पर, इन्होंने 47 उम्मीदवार उतारे हैं, करीब 18%, 291 सीट पर लड़ रही है। उसने 100 सीट पर उतारने की घोषणा की है, 8 ये ले जाएंगे, 15, 16, 20 वहां जाएगा। तो अगर इन्हीं 2 जिलों को, मैं बाकी छोड़ देता हूं,
अगर इन्हीं जगह के अगर ये सारे जो 40 से 90% 74 सीटें हैं, अगर इन पर से टोटल मुस्लिम वोट, टोटल मुस्लिम उम्मीदवार उतरते हैं, तो जो बिहार में मुसलमानों ने अपने मुस्लिम चेहरे को वोट देने की कोशिश की है, महाराष्ट्र में कोशिश की है, और जो उसका अपना प्रभाव है, तो इस बार तृणमूल के सामने चुनौती बढ़ी हुई है वहां। ओके, बादल दादा जल्दी से काउंटर कर लीजिए। भाई राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, एआईएमआईएम को कोशिश की हमने, वो हमारे साथ अभी डिबेट में नहीं है, लेकिन जो अवधेश जी का आकलन है उसके मुताबिक आप लोगों के लिए एक बड़ा थ्रेट है। प्लीज सर, सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं? महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था विधानसभा, कौन मुख्यमंत्री बना क्या लोगों को पता चल गया था। बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को पता चल गया। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लीडर कौन है, कौन, मान लीजिए भाजपा आ गया, मान लीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक नाम, एक चेहरा, ममता बनर्जी समझ लो। कोई लीडर है? एक लीडर बता दीजिए। आज तक भाजपा ने, आप ये कह रहे हैं बादल दादा की जो पूरा चुनाव होगा सिर्फ चेहरे पर होगा, बना नहीं पाया, कामों पर नहीं होगा, जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर नहीं होगा, एसआईआर के मुद्दे पर नहीं होगा, या घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव होगा। बादल दादा, क्या सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव होगा? क्या सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव होगा? नहीं सर, आप बता, मैं जो बोल रहा हूँ, बंगाल में चुनाव है और बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, गुजरात से एक एक बूथ में 4-5 लोग घुस गए। यहाँ पर बाइक दे रहा है, पैसा दे रहा है, कितना पैसा पकड़ लिया लोगों ने। अरे भाई, गाड़ी का नहीं तो आप कम से कम टीएमसी तो ये बातें ना कहे। बादल दादा, अभी कई सारी ऐसी वीडियोस भी सामने हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हाथों में स्मेल सूंघ लेते हैं। वो जो बैलेट होता है ना, उसमें किस पर वोट डाला है उसकी स्मेल सूंघकर बता देते हैं, और उससे टीएमसी के कार्यकर्ता जो प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं माधवी जी के पास जा रहा हूं, बादल दादा आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। ठीक है, बादल दादा आ रहा हूं। मैंने इसीलिए उसको बहुत ऑथेंटिकली कोट नहीं किया, इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं टीएमसी पर। खैर, माधवी जी वो कह रहे हैं कि ममता दीदी अनमैचेबल है, उनके समकक्ष कोई चेहरा नहीं टिकता। पहले के चुनाव में भी यही दिखा, इस बार के चुनाव में भी यही दिख रहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने क्या किया है पूरे बंगाल के लिए, ये तो बार बार हम लोग इस पे चर्चा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कहती है कि 8 बजे के बाद अगर कोई लड़की अपने घर से या अपने हॉस्टल से निकलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। ममता बनर्जी ने बंगाल को दिया क्या है? केवल तुष्टीकरण की राजनीति दी है, हिंदुओं के जलते घर दिए हैं। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार और सिंडिकेट की राजनीति पश्चिम बंगाल को दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दिया क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपकी, ममता बनर्जी का कोई मैच नहीं है। 15 वर्षों से शासन करने के बाद ममता बनर्जी ने केवल अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा बंगाल को कुछ नहीं दिया है। बंगाल आज अपनी गरिमा को खोने लगा है। बंगाल जो शिल्पकला और हस्तकला और अपने संगीत के लिए जाना जाता था, वहां पर चर्चा क्या होती है कि एक महिला डॉक्टर की जो है वहां पर निर्मम हत्या कर दी जाती है बलात्कार के बाद में, और मुख्यमंत्री के जो गुर्गे हैं वो बैठे हुए शाम से अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर पे टूट पड़ते हैं गुंडे। तो पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी ने दिया। देखिए, ये गलत है, ये टीएमसी वालों की बहुत गलत आदत है कि हमेशा बीच में इंटरप्ट करते हैं। बादल दादा जरा सुन लीजिए प्लीज। नहीं बादल जी, आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी, आप इतनी देर तक बोलते रहे, आपको 2 बार मौका मिला, लेकिन आप बोलते रहे, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में इंटरप्ट। बादल दादा सुन लेते हैं ना एक बार। ये गलत बात है, सॉरी, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जहाँ पर मुझे बोलने नहीं दिया। अरे माधवी जी एक मिनट, थोड़ा आप भी कूल डाउन होकर बात कीजिए। आप डिबेट में बैठी है ना, वो बोल रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं उनको। बादल दादा आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रही हैं। ओके माधवी जी प्लीज। मैं अपनी बात रख रही हूँ, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैंने आपके बीच में कुछ भी नहीं कहा था। अनमैच्ड है, बिल्कुल अनमैच्ड है। मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात आज कर दिए गए हैं, वैसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। ऐसी मुख्यमंत्री जो आकर हिंदुओं को धमकाती है कि अगर मैंने एक कम्युनिटी को रोक के रखा है, अगर उनको मैं छोड़ दूं या हमारी सरकार ना हो तो वो सारे लोगों लेकिन माधवी जी आज बड़ा सवाल ये है, जो आज इस चर्चा का पूरा टॉपिक भी है, कि ओवैसी साहब का आना या हुमायूं कबीर का जो बाबरी मस्जिद के साथ मुस्लिम आवाम के बीच जाएंगे पश्चिम बंगाल में और वोट मांगेंगे, उनका आना बीजेपी को फायदा देने वाला है। और विपक्ष के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास स्विच बटन है कि जब मुस्लिम वोटों को काटना होता है आप ओवैसी साहब को भेज देते हैं बंगाल या फिर किसी भी राज्य में जहां चुनाव होते हैं। देखिए, ओवैसी क्यों आ रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकती भाई। हमारा लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी के साथ में इन लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो दिखती है। हुमायूं कबीर को बैक सपोर्ट करने वाला कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के प्रशासन के सामने हुमायूं कबीर ने अनाउंस किया कि वो वहां पर मुर्शिदाबाद में जो है वो मस्जिद बनाएंगे।
और मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, एक आक्रांता की मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी देखती रह गई। वही हुमायूं कबीर ना जो कहता है कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम भागीरथी में सारे हिंदुओं को काट के डाल देंगे। ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया उस पर? कोई एक्शन नहीं लिया। और ममता बनर्जी के ये हुमायूं कबीर ने तो कहा है कि हमारे हो सकता है कि हम आगे जाके टीएमसी को सपोर्ट कर दे। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, क्या ये इत्तेफाक है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम इक्वेशन में थोड़ा सा हिंदुओं के तौर पर बढ़त चाहिए होती है, वहां वहां ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं? ये इत्तेफाक है क्या सिर्फ देश की सियासत में? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। कहां से हमारी आइडियोलॉजी जो है ओवैसी के साथ मिलती है, आपको दिखता है क्या? ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी रहते हैं बीजेपी। संदीप त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है। नहीं, बादल देवनाथ जी वेट कर लीजिए थोड़ा सा। संदीप त्रिपाठी जी वो कह रही हैं कि लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ओवैसी साहब अगर कहीं से भी चुनावी राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को मेले में बिछड़े हुए भाई ओवैसी और बीजेपी क्यों लगते हैं फिर? देखिए अनुराग जी, अभी बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। एक बात और है, अपने यहाँ कहा जाता है चोर चोर मौसहरे भाई। वैसे सांप्रदायिक जो होता है सांप्रदायिक भाई भाई होते हैं। वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों की राजनीति एक दूसरे से चलती है। जब तक मुस्लिम हिंदू को गाली नहीं देगा और हिंदू मुस्लिम को गाली नहीं देगा, ध्रुवीकरण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी जी वो अपना काम करते हैं और नहीं, देखिए हिंदुओं को भी बता रही है कि वो कौन हुमायूं अकबर ने क्या क्या कहा, इस ओवैसी के भाई ने क्या क्या कहा। एक मुकदमा तक नहीं लिखा गया, आपकी भाजपा की सरकार में नहीं लिखा गया। दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी जी इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हैं, हुमायूं अकबर इस तरीके से बोल रहा है, तो हमारे यहाँ केंद्र भी सरकार होती है। एक 56 इंची वाला कथित हिंदू सम्राट भी है, उसने क्या किया? आप राष्ट्रपति शासन लगाते। अगर इतने हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो भांग खा के मोदी जी सो रहे थे। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। राष्ट्रपति शासन पहला नहीं, अभी बात आई ममता बनर्जी हो रही थी तब बच्चा किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? आप संदीप जी इससे बचिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ एज ए छोटे भाई, आप इससे बचिए। नहीं असर बताइए, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का प्रयोग करोगे? ये क्या भाषा है संदीप जी? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, एक मिनट सबका ऑडियो डाउन कीजिए। संदीप जी ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? संदीप जी आप अपना क्लास दिखाते हैं, इस तरह की भाषा की बात कहते हैं, अपने घर में सबको ऐसे ही कहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप संदीप जी? आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप तो अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं। अरे भाई ये इस तरह से आपको कोई बोलेगा अच्छा लगेगा क्या? राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करना आसान है। वो बताइए शब्द ना, ये क्या है? आपने टकराई कर रहे हो। सुनिए ऐसा है, आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप किसी के घर वालों पर मत जाइए। और दूसरा ये क्या आप ये गांव वालों की तरह क्या ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा घर पे गए? कोई आपका यहाँ पर कोई बंधुआ नहीं, कोई पैसे लेकर नहीं बैठा हुआ जिसको डपट देंगे आप। सुनिए संदीप जी, बहुत प्यार से और इत्मीनान से कह रहा हूं आपको, बहुत कायदे से बैठकर बात कीजिए, नहीं तो जैसे AIMIM नहीं आई आप भी मत आइए। ये कोई तरीका थोड़ी है संदीप जी, आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। क्या क्या बोला ये बताइए। आप पलट कर एक बार देखिएगा, आपने किस मुद्रा में कैसी भाषा में बात की है? कैसे टोक दिया आपने? बताइए और शब्द बताइए। अरे कैसे क्या टोक दिया? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर सारे जो जितने प्रवक्ता बैठे हुए एक बार जरा पूछ कर देखिए, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आप। आपका अधिकार है किसी का विरोध करना, किसी की आलोचना करना, तथ्यों पर करिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। कौन सा शब्द बोला? क्या बोला? मर्यादा बताइए ना, वो शब्द बताइए। आप एक बार डिबेट रिवाइंड करके देखिएगा कि आप कैसे भाषा कर रहे थे। चल बे और ये इस तरह की भाषा, ये आपकी भाषा है, आप अपने घर में ऐसी बातें करते होंगे। संदीप जी मुद्दे पर आइए। संदीप जी मुद्दे पर आइए, क्यों लगता है आपको ओवैसी और बीजेपी भाई भाई हैं? अरे जवाब भी पहले आपको बताइए, मैंने सभ्यता क्या थी? अरे भाई आप जिस तरह से बात कर रहे थे वो तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का, और पलट कर देख लीजिएगा। नहीं एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट प्लीज अवधेश जी, आई डोंट वांट रेफरी एनीवन इन बिटवीन, मुझे रेफरी नहीं चाहिए, एक मिनट मैं बात कर सकता हूं सीधे। संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, आप डिबेट रिवाइंड करके देखिएगा, क्या सभ्य व्यक्ति ऐसी बातें करता है? आपके घर में ऐसे कोई भी आता है? चल बे, इस तरह से बातें करते हैं क्या आप? मैं बोला, वो अभिषेक बोलता था। अरे भाई उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उनके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। कौन सा शब्द गलत बोला?
कौन सा गलत शब्द बोला आपने? मोदी पहले तो आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ गए, और दूसरी बात यह कि आप जिस तरह से किसी गेस्ट को बोल रहे हैं, ये बोलने का तरीका नहीं होता संदीप जी। आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं चाहता कि और इस पर बातचीत करके हम अपनी डिबेट को रुइन करें, प्लीज। अनुराग भाई, वो देश के प्रधानमंत्री है। पहली बात ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो व्यक्ति है, वो सार्वजनिक है, तो आप कुछ भी बोलेंगे, उन पर टिप्पणी होगी। जब सब कुछ क्या मैंने क्या बोला, ये तो मैं कह रहा हूं। हमने कहा कि वो क्या भांग खा के सो रहे थे, क्या गलत इसमें बोला हमने? कौन से शब्द है? कौन सा गलत ही नहीं लग रहा है? अभी कोई राहुल गांधी को कहते हैं ना भांग खा के सो रहे थे, आप पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाएंगे। बोला जाता है, राहुल गांधी गाली दी जाती है, हम तो ये बोल रहे हैं। अब बता, सब तो अगर गाली दी जाती है और आप विरोध करते हैं, तो आप वो गाली वाली भाषा का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? संदीप जी गलत बात है, संदीप जी गलत बात है। नहीं प्लीज, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, मैं और नहीं उलझना चाहता इस मुद्दे पर। मैं कह रहा हूं, और आप मेरे दूसरे गेस्ट के साथ भी बिल्कुल तमीज से बात कीजिए सर, किसी को डांटिए मत। आप किसी को पैसा देकर नहीं बैठा है कि किसी को भी डांट देंगे। संदीप जी पॉइंट पर आइए। ओवैसी और बीजेपी भाई कैसे हैं? फिर माधवी अग्रवाल जवाब देंगे। ताकत, शक्ति और तर्क नहीं होता, ऐसे ही चिल्लाता है। मैं बोल दूं पार्टी के पास अभी आंकड़े पर बात कर लेते हैं। अभी अवधेश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी आंकड़े दे रहे हैं। तथ्य नहीं होते, ताकत नहीं होती। ठीक है, आ रहा हूं, माधवी अग्रवाल जी आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी प्लीज, इट्स योर टाइम सर। नहीं, ये डिबेट में बैठते देखिए, अभी अवधेश जी ने आंकड़ा दिया हर दिन। ये संदीप, अरे क्या करने सिखाइएगा? ट्रेनिंग क्लास हो जाइए, चौथी पास को सिखाइए, शनिवार को सिखाइए हमको। नहीं, आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। किसी सिखाने वाला तो सिखा देगा। टेलीविजन की व्यवस्था होती है, आपके जैसे लोगों को बैठाना। अगर आप टोले मोहल्ले में जाके बोलेंगे तो लोग आपको सिखा देंगे कि कैसी भाषा बोल रहे हो आप। किसी की आलोचना अब तो सुनेंगे नहीं। किसी की आलोचना करने के लिए, विरोध करने के लिए भाषा में नीचे स्तर पर गिरने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, करोड़ों लोग टेलीविजन पर सुनते हैं। मैं तो दर्शकों से भी कहूंगा कि आपके पास। ओके अवधेश जी, दोनों की आवाज कम कीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए। एक मिनट, मैं दोनों की आवाज अब नहीं जा रही है, दोनों की आवाज नहीं जा रही है। प्लीज सारे पैनल को सामने रखिएगा। बहुत सिंपल सी एक चीज कह रहा हूं अवधेश सर, आप बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप बैठकर डिबेट में अगर उनको नैतिकता सिखाएंगे और वो सीख जाएंगे, ये असंभव है, आप भी जानते हैं। बस मैं इतनी दरख्वास्त कर रहा हूं संदीप जी, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। नहीं, विरोध तो दर्द नहीं, अरे अवधेश जी भाई क्यों आवाज ऊपर कर रहे हैं आप? एक मिनट, किसी की आवाज नहीं जा रही है। नई पीढ़ी के लोग। संदीप जी आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका पक्ष जरूरी है। आपकी पार्टी ने टिप्पणी की है, मैं कह रहा हूं आप उस पर बात कीजिए। कौन क्या है वो बात की बात है, वो आप व्यक्तिगत स्तर पे जितनी बात करना है किसी से भी कर लीजिएगा। बीजेपी और ओवैसी भाई कैसे हैं? आपके नेता ने ये बात कही है, आप इस पर जवाब दे दीजिए। सारे पैनल को मैं उसी पे जवाब दे रहा था। मैंने यही कहा कि जो मैंने बात कही, मैं तर्कों के आधार पे बात कर रहा हूं। क्या आप एलिगेशन लगा रहे हो? क्या प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति नहीं होती कि राष्ट्रपति शासन लगा दे? होती है। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो कि इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है, भाई आपने ये क्यों नहीं किया? तो हम कह रहे हैं तो कौन सा उसमें गैर। लेकिन संदीप जी सच्चाई तो ये भी है ना कि अगर चुनाव आयोग जो उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर वो अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कर देता है, तब भी तो ममता दीदी यही आरोप लगाती हैं अघोषित राष्ट्रपति शासन है। वो करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। नहीं, सरकार करती ना, एक निष्पक्ष एजेंसी करेगी तो सवाल खड़ा होगा। राष्ट्रपति शासन लगाना था, प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, विषय ये है, अभी आंकड़े के संदर्भ में ये कहा गया कि जब हम लोकसभा चुनाव देखते हैं तो आंकड़े हमको बहुत इतर नजर आते हैं। अभी उन्होंने 2 जिले की बात की गई, उस जिले में, उन जिलों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। अगर नुकसान होगा उन 2 जिलों में तो कांग्रेस को होगा कि टीएमसी को होगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी नहीं बता पाए। लेकिन आधा अधूरा आंकड़ा देते हैं महाराज आप। 2019 में वोटिंग परसेंटेज का अगर आप देखिएगा तो भाजपा का वोट बढ़ा है कि घटा है? आप उस पर बात करिए, आप भाजपा का प्रवक्ता नहीं हो। अब शांति तो सुनिए, अपने पद की गरिमा रखिए। आप बड़े पत्रकार। अवधेश जी मैं दूंगा मौका, मैं आपको काउंटर करने का पूरा मौका। संदीप जी जल्दी से। सुनो, नहीं सुनो, ये संदीप त्रिपाठी बदतमीजी से बात करोगे ना, बदतमीजी की भाषा का मैं उसमें सब क्या बदतमीजी की है? क्या है सच का आईना बदतमीजी लगता है? झूठ के दुकानदारों को सच का आईना झूठा लगता है, की मजबूरी बदतमीजी लगती है। दिक्कत यही है ना कि सबको सच सिर्फ अपना दिखता है। तुम्हारे जैसे आदमी की हैसियत नहीं है
कि मेरे सामने सीधे हमारी हैसियत वो है तो संदीप त्रिपाठी हैसियत नहीं है मेरे सामने बात करें, अपनी औकात में रह के बात करूं। आप जैसे बात करते वरिष्ठ पत्रकार बैठ के बात नहीं करते। टेलीविजन की व्यवस्था है, आपका घर चल रहा है, लोगों को बताता है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई तथ्य है, ना किसी की बात से आदमी सुनता है, बदतमीजी से आदमी करता रहता है टेलीविजन पर। ठीक है, करते रहिए। तो सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर डाउनफॉल में है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? भाजपा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर इसी बीच में भाजपा छोड़ दिए, 8 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन विश्लेषक और विश्लेषकों को और वहां पर मोदी जी की एकदम वेब चल रही, कैसे भैया? वो कौन सा आधार है? आप कौन सा वो विश्लेषण कर रहे हो जिसके आधार पर आपको लग रहा है वो ममता बनर्जी की? सौरभ जी, अब आते सौरभ दुबे, ठीक है संदीप भाई, बहुत वक्त ले लिया आपने। सौरभ जी जवाब दे रहे हैं जल्दी से। देखिए अनुराग जी, ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। अगर ओवैसी गठबंधन करेंगे तो वो ऐसे ही लोगों से करेंगे, हुमायूं से करेंगे, बाबर से करेंगे, औरंगजेब से करेंगे, तो इसमें कोई परेशान होने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कहते हैं खुदा बनाए जोड़ी, एक कम्युनल और दूसरा क्रिमिनल। तो मुझे लगता है कि ये जो कम्युनल और क्रिमिनल की जोड़ी बन रही है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलने वाला है और एक बड़ा नुकसान वो टीएमसी को होने वाला है। और देखिए जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब भी कांग्रेस पार्टी या उसके प्रवक्ता करते हैं, सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री अशोक यादव जी, मैं समझ आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर और आ रही है, उसका रुख करना है बस बहुत जल्दी से। अशोक यादव जी, एक छोटा सा रिएक्शन में लेना चाह रहा हूं आपसे अशोक जी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये फॉर्मूला अगर बंगाल में सक्सेसफुल होता है, जो कि हमने देखा कि मुस्लिम फेस वाला महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हुआ, बिहार में सक्सेसफुल हुआ, अगर बंगाल में सक्सेसफुल होता है तो अगला एक्सपेरिमेंट हब जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। तो थ्रेट आपके लिए जी अनुराग जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर रखती है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं शूटर। ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर जैसे AIMIM है, ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर ऑफ बीजेपी गैंग AECI है। तो ये सब पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं बीजेपी के, बीजेपी गैंग के, नॉट बीजेपी। तो ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर अपना लेकर के अपना सिस्टम जो है आए हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि शूटरों का इलाज कैसे करना है। ठीक है सर,